स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया डिटर्मिनेंट के मेथड से। अब हमको देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स में मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से सॉल्यूशन निकालना है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या सॉल्यूशन निकलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इक्वेशन देखो ऐसे लिखी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और आपके पास लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और आपके पास लिखा हुआ है a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू d3। ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा आपने। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई आपने, a1 b1 c1, यहां पर बनाया a2 b2 और c2, यहां पर बनाया a3 b3 और c3, ठीक है। और यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स लिया आपने एक्स वाई जेड की, जो तीन वेरिएबल थे, और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स के बराबर आएगी d1 d2 और d3। मतलब मैट्रिक्स को अगर मैं कॉलम किससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉलम आता है। ये मैट्रिक्स 3/3 की है, ये 3/1 की है, 3/1 का ही आएगा निकल के। मैट्रिक्स इंटू कॉलम इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है ये तीन इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। a1x प्लस में b1y प्लस में c1z, ये पहला टर्म आएगा और पहला टर्म इधर का उधर के बराबर होगा, वो d1 है। तो ये पहली इक्वेशन निकल आएगी। फिर दूसरी रो करो, a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये दूसरा टर्म आएगा, नीचे वाला सेकंड रो का पहला टर्म, वो d2 के बराबर हो जाएगा। तो तीनों इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि आपके मान लेते हैं इसको लिखा हुआ है ये ax इज इक्वल टू b, जहां पर ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स आपकी है ए मैट्रिक्स, और ये आपकी है एक्स, और ये है आपकी बी, ठीक है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे करके लिख दिया। अच्छा, आपको सिस्टम का अगर सॉल्यूशन निकालना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन मतलब किसका निकालना होता है, एक्स वाई जेड का, जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल जो है वो इस कॉलम मैट्रिक्स से डिटरमाइन हो रहे हैं, इससे एक्स से। मतलब अगर मैं मैट्रिक्स एक्स निकाल लूं तो ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, और ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। आओ देखते हैं। आपका लिखा हुआ ए एक्स, आगे लिखा हुआ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई ए, अरे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वो तो आपको नोन बात है भाई, इफ इनवर्स एग्जिस्ट दैट इज जब ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इज नॉन सिंगुलर, तो ए इनवर्स से आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप प्री मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए के साथ आ जाएगा ए इनवर्स बाहर, यहां पर लगा हुआ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास निकल कर आएगा यहां पर ए इनवर्स के साथ बी, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 कोफिशिएंट पता होंगे। इसका मतलब आपको ए मैट्रिक्स पता है। अगर आपको ए मैट्रिक्स पता है तो ए इनवर्स निकाल लोगे। आपको बी मैट्रिक्स भी पता है, d1 d2 d3 की पता होती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, एक मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, एक्स हो जाएगी, एक्स मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आता है। ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कब, जब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी सॉल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास बी। ये कहां से आ गया, आपको पता है ए इनवर्स लगा हुआ था यहाँ पर, और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो कांस्टेंट है, और ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी। ये आपका एक्स निकल कर आएगा। सारी बातें तब होंगी व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, उसे बी से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। एक कॉलम मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, उसका पहला टर्म एक्स के बराबर, दूसरा वाई के बराबर, तीसरा जेड के बराबर। ये कॉलम मैट्रिक्स थी। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है।
इनवर्स तभी पॉसिबल होगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी बात लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपका वो 0 ना हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो बातें, ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई कि ये सॉल्यूशन, जैसे क्रेमर्स रूल था तो तब अप्लाई हो पाता था एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। आपको ये वाली बात पता है यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 के ए जो मैट्रिक्स थी उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वही डेल्टा बनेगा, तो वही डेल्टा वाली कंडीशन हुई है भी जैसे क्रेमर्स रूल में लगती थी। अब आपसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन में बात करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला केस आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक्स जो निकल कर आया वो आपके पास ए इनवर्स भी आया। आपको पता है ए इनवर्स जो है वो यूनिक वैल्यू होती है, एक ही इनवर्स होता है एक मैट्रिक्स का, तो ए इनवर्स जो है वो एक ए का यूनिक मैट्रिक्स है, उसे आप बी से मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स निकलेगी। ऐसे केस में क्या हो गया आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। When determinant of A is not equal to 0, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, सॉल्यूशन होगा कैसा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी ने बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया, ठीक है, तो मैं आपसे एक बात लिखवा रहा हूं कि x जो था आपका जब सॉल्यूशन होता तो ए इनवर्स बी होता। आज मैं लिख रहा हूं बस, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, ए इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके बी नाम की मैट्रिक्स। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ये मैं दूसरा नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहां से आपने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। दो बातें होती हैं, आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के अलावा दूसरी कंडीशन होती है, इसमें दो बातें होती हैं, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। यहां पर दो बातें क्या है कि या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 0 नहीं होगा, 0 मैट्रिक्स, या फिर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये कैसा हो जाएगा आपका 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो जरा ध्यान से देखना, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर आपका स्टार्टिंग की कंडीशन ये सेकंड कंडीशन थी ना, उसमें बात ही ये थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तभी तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, यहां से ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन तब भी उसे ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो ये वैल्यू आपको पता है 0 है, और ये 0 बनते ही इधर बन जाएगी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आपका नॉन जीरो है, इधर 0 मैट्रिक्स आ रही है, उधर नॉन जीरो आ रही है, 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो। आपसे कोई पूछे कि x की मैं क्या वैल्यू डाल दूं यहां पर कि उधर वाली जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसके बराबर हो जाए, आपको कुछ भी वैल्यू डालते रहो यहां पर, इस x मैट्रिक्स की जो कॉलम मैट्रिक्स थी, मतलब इसके अंदर एक्स वाई जेड की आप जो मर्जी चाहे वैल्यू डालते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे इसका मतलब इस x मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला आपने, ये कंडीशन किसकी होती है, नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो गया, या तो नॉन जीरो होगा या वो 0 होगा। अगर वो 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये 0 मैट्रिक्स है। आपको पता है इस मैट्रिक्स के बारे में कि ये वाली तो सर 0 मैट्रिक्स थी, अच्छा ये 0 है। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि एक्स की आप एक्स, ये जो एक्स है इसको आप समझना, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखी हुई है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें आप एक्स वाई जेड की जो मर्जी चाहे वैल्यू डालते रहो, जब ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 बना देगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू डालते रहो, मतलब इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको वहां भी पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेने के बाद अगर आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 कोई एक हो जाता था, तो यहां भी नॉट, तो नो सॉल्यूशन आता था। तो यहां भी नॉट इक्वल टू वाले केस में क्या आ रहा है आपका, नो सॉल्यूशन। और इक्वल टू 0 जब हो जाता था डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते थे। तो इक्वल टू वाले केस में क्या आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सारी बातें तब है जब इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो यूनिक सॉल्यूशन है। इनवर्स कब नहीं एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब इक्वल टू 0 हो गया तब के बाद के केस। अच्छा, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, इसमें मेहनत क्यों ज्यादा है कि वो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसमें एडजॉइंट निकाल के चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत हम करेंगे। ठीक है, मेनली तो ये चीज आपके बोर्ड के लिए है
क्योंकि आपसे नेचर ऑफ सोल्यूशन वगैरह अगर पूछ लिया उन्होंने तो आप किससे करके आओगे, उसे उसे आप डिटर्मिनेंट से कर आओगे। लेकिन वो ऑप्शन में ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर उसके नो सॉल्यूशन है तो उन्होंने कुछ लेमडा वगैरह की वैल्यू पूछ ली, साथ साथ पूछ लिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में, तो आप बोलोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो होगा। ऑप्शन में दिया था इसलिए याद रखना है, कंडीशन याद रखनी। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सॉल्व करना है इक्वेशन को, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लिखने का तरीका मैट्रिक्स में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। क्या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड आपका कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आई पहली, और दूसरी आई 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 7, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। नाइन एक्स है, थ्री एक्स है, यहाँ 5y है ना यहाँ, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशन आई है। अब आपको पता है आपको सॉल्व ऐसे क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दोगे, जरा सा भी टाइम लगेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक्स कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछा इनवर्स ऑफ मैंने प्रैक्टिस के लिए, इनवर्स के लिए पहले आपने क्या किया ना, पहले मैट्रिक्स बनाई कि इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना भी सीखते हैं। तो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनती है 2 5 3 और 2 वेरिएबल वाली एक्स और वाई, और वो बराबर हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स से, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स के, जो इन दोनों कांस्टेंट से आई है। आप देख लो 2x प्लस 5y पहला टर्म आएगा जो 1 के बराबर हो जाएगा, फिर 3x प्लस 2y दूसरा टर्म आएगा जो 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। इसके अंदर आपको पता चल गया कि ये a लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर निकालोगे तो आपके पास 2 5 3 और 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस 15 इज इक्वल टू -11। आपको पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन होगा कैसा, वो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो x निकल कर आएगा, अगर x इज इक्वल टू ए इनवर्स कैसे लिखते हैं, आपको पता है इसका एडजॉइंट निकालना है। आपको एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को पलट दूंगा, इनका साइन चेंज कर दूंगा, 2/2 में तो है ऐसे, 2 - 5 -3 और 2, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना -11 से, ठीक, और उसे मल्टीप्लाई करना b से, मतलब 1 7, ठीक है। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, x निकल कर आ जाएगा, मतलब x और y की वैल्यू। आओ देखते हैं, जरा x की वैल्यू निकालते हैं। मल्टीप्लीकेशन किया 2 माइनस 35, ठीक है, अपॉन ये क्या लगा दिया मैंने, ठीक है, -3 प्लस 14, और इन सब के नीचे लगा हुआ आपका -11। तो जो x निकल कर आया आपके पास वो यहां पर तो है -33 बाई -11, -11 है ना दोनों में, मैट्रिक्स के अंदर तो हर टर्म से होता है, ये एक टर्म है दूसरा टर्म है, और यहाँ पर आपके पास 11 अपॉन -11। आपकी x की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 3, और यहाँ पर कितनी निकल कर आई -1। अच्छा, ये तो x की मैट्रिक्स आ गई। x की मैट्रिक्स कैसी दिखती थी कि ये x की वैल्यू होती थी और ये y की वैल्यू, स्मॉल x और स्मॉल y, वेरिएबल x और वेरिएबल y। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। क्या सॉल्व करना है आपको, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, और क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। आज की क्लास में मेहनत, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है इस टाइप की। आपको पता है ax इज इक्वल टू बी बनाना है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। मैंने इसको ax इज इक्वल टू बी में लिख लिया, तो मैंने ये कोफिशिएंट लिखे 1 2 और 1, यहाँ पर 1 0 और 3, यहाँ पर 2 -3 और 0, ठीक है। यहाँ पर x वाली क्या आया, x y और z, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 7 11 और 1।
ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ये ए है, वो एक्स है, वो बी है, आपके पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन आने के लिए क्या चेक करोगे? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करोगे कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है निकल के आपके पास। मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 2 और 1, 1 0 और 3, 2 -3 और 0। ठीक है, पहली रो से एक्सपेंड कर दिया। 2 यहां पर आपका निकल कर आया 9, -2 के साथ आपके पास -6 निकल कर आया, +1 के साथ आपके पास -3 निकल कर आया। तो 9 + 12 -3 कितना निकला? ये 20 में से 18 निकल कर आया, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन होगा कितना? x की वैल्यू आपका बराबर होगी a इनवर्स b के। ठीक है, और a इनवर्स b का मतलब आपके पास निकल कर आएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। जहां पर एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए जरा एक बार a को देख लें, क्या थी भैया? यहां पर 1 था, यहां 2 था, यहां 1 आता, यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 2 -3 और 0। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है भैया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा और उस पर ट्रांसपोज लगा दूंगा। तो 1 का कोफैक्टर कितना निकल कर आएगा आपके पास? 9 निकल कर आएगा। 2 का कोफैक्टर कितना निकल कर आएगा आपके पास? -6 निकल कर आएगा। इस 1 का कितना निकल कर आएगा? देखो -3 निकलेगा। इस 1 का कितना निकलेगा? +3 निकलेगा। इस 0 का कितना निकलेगा? 2 निकलेगा माइनस का। इस 3 का कितना निकलेगा? -3 और -4 -7। इस टर्म का कितना निकलेगा? 2 का 6। इस -3 का 3 -1 2। ठीक है, मैं तो माइनर लिखे जा रहा हूं बार बार। ठीक है, इस 0 का कितना निकलेगा? इस 0 का निकलेगा -2। ठीक है, उसमें आपको पता है इसका साइन, जो ये 9 लिख दिया मैंने, वो तो मैंने माइनर लिख दिए कि अच्छा इस पे जो निकलता, जो भी इसका कोफैक्टर निकलता, कितना निकलता? -6। उस पर बाहर माइनस लगता है इसकी वजह से, तो ये माइनस हटा दूं। साइन किसका किसका चेंज हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, बाकी सब पे तो ऐसे ही रहता है। इतनी बात में कोई तकलीफ? एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल कर आया आपके पास, वो निकल कर आया आपके पास 9 -3 और 6, हमारे पास 6 -2 और -2 और -3 7 और -2। ठीक है, तो जो आपका x की वैल्यू निकल कर आई थी एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 9 -3 और 6, 6 -2 और -2, -3, अरे 2 था यहाँ पर, 7 था। ठीक है, -3 7 और -2, इसको डिवाइड करोगे आप, डिटर्मिनेंट कितना आया था? 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे b से। b मैट्रिक्स कितनी थी आपका? 7 11 और 1। ठीक है, प्रोडक्ट लेना है आपको। मुझे पता है ये प्रोसेस लेंदी है, लेंदी प्रोसेस क्या कर सकते हैं, मेथड ही लेंदी है। कोफैक्टर निकालने पड़ते, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी पड़ती, निकाल लिया आपने। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 आएगा, माइनस में 33 आएगा और माइनस में 6 आएगा। तो पहला टर्म आएगा 63 -33 -6। दूसरा टर्म कितना आएगा? 42 -22 और -2। तीसरा टर्म कितना आएगा? -21 +77 -2। ठीक है, डिवाइड बाई 18। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 63 - 30 -6 24 के बराबर आ गई ऊपर। तो 24, 42 - 21 18 के बराबर आ गई। 77 - 23 54 के बराबर आ गई। 24, ठीक है, डिवाइड बाई 18 है। 18 से डिवाइड करूंगा, यहां पर निकल कर आएगा 4/3, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 3। यही है क्या हमारा आंसर? 4/3 नहीं है, मतलब 2 है, कुछ गड़बड़ कर दी। 63 आएगा, प्लस का 6 आएगा, माइनस क्यों लिख दिया मैंने? प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर 30 + 36 हो जाएगा। अच्छा 36 होती है आपको, हाँ 18 का डिवाइड लगेगा 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तीनों वेरिएबल के, तो ये x जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वेरिएबल होते हैं यहाँ पर, x y और z। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई। एक की 2 फिर 1 फिर 3, 2 1 3।
ठीक है, इसको आप और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन लिख के दिया था कि इनवर्स मेथड से करना है। इनवर्स मेथड की तकलीफ है, ये लेंदी मेथड है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शो दैट following system of equation is inconsistent। शो करना है आपको कौन से फॉलोइंग सिस्टम, 2x प्लस, और आपको पता है ये मैट्रिक्स मेथड से करना है। कर तो इसे हम उससे भी सकते हैं डिटर्मिनेंट की मेथड से, लेकिन मैट्रिक्स किसे देखेंगे। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई प्लस 3z। और इनकंसिस्टेंट आपको पता है तब होती है अब नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आपको शो करना है ऐसे है। तो सबसे पहले तो मैंने मैट्रिक्स बना ली, कितना आया 2 4 और 6, यहाँ पर आया 1 2 और 3, यहाँ पर आया 1 1 और 3। ठीक है, यहाँ पर कितना निकला x y और z। ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखा हुआ होगा 8 5 और 4। ठीक है, जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल कर आएगा आपके पास 2, यहाँ 6 माइनस 3 माइनस 4 के साथ आपके पास 3 माइनस 3 प्लस 6 के साथ हमारे पास 1 माइनस 2, उधर निकला 6 माइनस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है तो दो केस होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। आपको इनकंसिस्टेंट दिखाना है, नो सॉल्यूशन आना चाहिए। नो सॉल्यूशन आने के लिए आपको पता है दो कंडीशन होती है आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है ये आपका 0 आ रहा है कि नॉन 0 आ रहा है। तो 0 आता है नॉन 0 आता है, इसमें से नो सॉल्यूशन वाली कौन सी है, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के लाना है। जरा ए देख लेते हैं क्या है। ए मैट्रिक्स ये लिखिए 1 अरे नहीं 2 4 6 1 2 और 3 और 1 1 और 3, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। मतलब इसका निकाल के लाएंगे तो आपका 6 माइनस 3 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ। इसका निकालेंगे माइनस साइन के साथ आएगा इसका कोफैक्टर, कितना आएगा 3 में 0 आ जाएगा। तो फिर इस 6 का निकालूंगा मैं 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। इस 1 का निकालूंगा मैं 12 माइनस 6 मतलब 6 आ जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ वाला माइनस होता है, आई प्लस जे लगता है ना माइनस 1 की पावर में। अच्छा, इस 2 का निकालूंगा जब मैं तो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 का निकालूंगा मैं तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगता है इसमें। इस 1 का निकालने जाऊंगा जब, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव ना, ये पॉजिटिव होगा ना। हाँ, इस 1 का निकालने जाऊंगा तो 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। इस 1 का निकालने जाऊंगा मैं तो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 का निकालने जाऊंगा मैं तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी निकल के, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 3 0 माइनस 1 3 माइनस 6 और 0, और यहां पर आएगा आपके पास 3 माइनस 6 और 0, पहला करूंगा 0 0 और 0 माइनस 1 2 और 0। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आया। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आप बी के साथ, बी कितना था आपका, बी था 854। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ अगर बी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा 3 0 माइनस 1 माइनस 6 0 और 2, यहाँ पर 0 0 और 0, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 5 और 4 के साथ। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकाल के देख लो आप। 8 इंटू 4 कितना आ गया यहाँ पर 24 माइनस 30। ठीक है, बस प्लस 0, अगले वाले में तो 0, फिर उसके बाद माइनस 8 प्लस 10, बस इतना। ठीक है, ये 24 माइनस 30 जो लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ इसे नहीं, उसकी जरूरत, इनवर्स थोड़ा निकालना है, चेक कर रहे हैं। 24 माइनस 30 आ गया माइनस 6, ये आ गया 0 और ये आ गया आपके पास 2। आपको पता है ये जो कॉलम मैट्रिक्स बनकर आई है इस टाइम पे,
कॉलम मैट्रिक्स, ये किसका प्रोडक्ट है आपका, ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो 0 0 0 तीनों लग जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ जाती तो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते, लेकिन ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, आपको पता चल गया कि सिंस आपने क्या लिखा, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो था जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो था वो था नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होती है आपको पता चल जाता है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेक द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि है कि नहीं कंसिस्टेंट, चेक करना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में दोनों बातें आ जाती हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट है। किसकी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहां पर आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, और यहां पर आपके पास ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसे ऐसे लिख लिया 1 1 और 1, यहाँ पर 2 3 और 2, और यहाँ पर a और 2a, ठीक है। उसके साथ लग गया होगा x y और z, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आया 1 2 और 4। ठीक है, ये लग गया। अच्छा, आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सबसे पहली चीज जो चेक करते हैं ना, वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट पे तो बाद में चले जाएंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर ली मैंने। आपने क्या कहा, आपने कहा कि ए का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालने गए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हो गया 1 1 और 1, यहाँ पर 2 3 और 2, और यहाँ पर ए और 2 है। अच्छा, डिटर्मिनेंट में अच्छी बात क्या, आपका ए कॉमन आ गया, यहाँ 1 1 और 1 रहा, यहाँ 2 3 और 2 रहा, यहाँ पर 1 1 और 2 रहा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी तभी काम चल जाएगा हमारा। तो मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया, देखो ये 1 के साथ आपके पास खुला 6 - 2, ये -1 के साथ आपके पास खुला 4 - 2, ये +1 के साथ आपके पास खुला 2 - 3। ठीक है, ये ए के साथ आपके पास आ रहा है, देखो यहाँ पर 4, यहाँ माइनस में 2, यहाँ माइनस में 1, इसका मतलब -a निकल कर आ रहा है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इस ए मैट्रिक्स का, वो -a के बराबर आ रहा है। अब ए पे डिपेंड कर गया वो कि ये डिटर्मिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा। अब ए की वैल्यू के लिए आप देखना क्या लिखी हुई है ए की वैल्यू, आप इक्वेशन 3 उठाओ, यही चेक आपके लिए काम का। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, जिसमें ए आ रहा था ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। आपने बोला इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो a 0 होगा या a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास, लिखा हुआ 4 लिखा है। अगर a 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहां पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन में आ जाएगा कि अगर आपकी a की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता, तो a नॉन जीरो है। अगर a नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -a जो लिखकर आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया। और जैसे a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, आपको पता चल गया कि जैसे a का डिटर्मिनेंट 0 आया, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन होते ही आपको पता चलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम है इक्वेशन। इतनी बात में मुझे लग रहा है कि आपको तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है
कि वैसे तो ये बोर्ड का टॉपिक है आपका, जो अगर इससे क्वेश्चन करने को बोला उन्होंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए होता है, तो ये बोर्ड में बोलते हैं। ये मेथड है लेंदी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिगरस मेथड है, ठीक है, लेकिन आपकी हायर एजुकेशन में ये वाला मेथड आपके बहुत काम का होता है। तो मैं बताता हूं भाई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, में हम बात करते हैं रो ऑपरेशन की। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं, या फिर आप रो ऑपरेशन क्या लगाओ, सेम तरीके का कॉलम ऑपरेशन लग जाता है। मैं रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। रो ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन आपके पास क्या है कि रो आई और रो जे आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, कर दी। आप कहोगे सर इंटरचेंज करने पे मैट्रिक्स की वैल्यू बदल रही है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट होता है एक। ये थोड़ी है कि रो, हम रो चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस आ जाता है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो एक अलग टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। आपने पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैट्रिक्स में। क्या उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो मैट्रिक्स सेम रही? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं रही, वो बदल गई है मैट्रिक्स, बदल गई मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास कि आप किसी भी रो आई को के अंदर आप क्या कर सकते हो, के टाइम्स रो आई लिख सकते हो। क्या हम ये लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स के बाद के का डिवाइड लगाएं? नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं है ये लिखने के बाद होगा क्या, नई मैट्रिक्स बनकर आएगी, वो अलग मैट्रिक्स होगी। वो उसका ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स की वैल्यू में अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी रो आई को आप रो आई प्लस लेमडा टाइम्स रो जे लिख सकते हो, ठीक है, ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेमडा टाइम्स। आप कहोगे इस ये करने से क्या मैट्रिक्स की वैल्यू सेम रहती है? डिटरमिनेंट में तो ये करते थे, रो वन इज इक्वल टू रो वन प्लस लेमडा टाइम्स रो टू। नहीं, वैल्यू नहीं आती मैट्रिक्स की, बार बार वही बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती कि मैट्रिक्स सेम रहेगी। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो रो आई की जगह पर अगर ये लिख दोगे तो वो एक दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी, नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी जिसके अंदर ये होगी रो, डिफरेंट मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन है जिनका आप यूज करेंगे कि दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो से कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो को आप लिख सकते की जगह पर आप उसी रो में कुछ और ऐड करके, कोई और दूसरी रो के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके किसी एक रो को दो रो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, मैट्रिक्स बदल जाएगी। मैट्रिक्स बदलने के लिए ये तीन चीजों का यूज करते हैं, मैट्रिक्स बदलेगी, डिटरमिनेंट की तरह नहीं है कि ये लगा दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे असर नहीं पड़ता, नहीं, मैट्रिक्स बदल जाएगी, मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं है। इसमें जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत जबरदस्त लेवल पे वैसे इसका यूज है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसे क्या करते हैं, आपको काम नहीं है, आपको तो ये देखना है कि इनवर्स कैसे निकालना है मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अच्छा, बात समझना कि आप लिखते हो कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, बी और ए एक दूसरे के इनवर्स हैं। अच्छा, आप ए को ए आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, या आई ए जैसे लिखना चाहो, आई ए लिख दो या ए आई लिख दो, ठीक है। मैंने ए लिखा है, इधर इधर ए आई रहने दे, मान लो ये है। मैं क्या कोशिश करता हूं, देखो कोशिश क्या करता हूं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगे हुए ना मैट्रिक्स के, ये लगते हैं इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन में कैसे लगेंगे, वैसे तो अकेली मैट्रिक्स में भी लग जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ लगाया तो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ता है, जो एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो दूसरी तरफ भी। तो आप प्रोसेस क्या निकाल के लाते हो कि आपको पता है सर इनवर्स तब आता है जब दो चीजों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता है। इधर नहीं है दो चीजों का प्रोडक्ट, इधर है दो चीजों का प्रोडक्ट, तो दो चीजों का प्रोडक्ट क्या बनाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर करके इसको कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों में से किसी एक में लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, ए को ए लिख देंगे, आई को बड़ा करके लिखेंगे पूरा, और जब आई को ट्रांसफॉर्म करके आप बी ले आते हो, भाई अगर ए को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं आई में, तो आपको पता है ए तो कोई मैट्रिक्स होगी, उसको आई में ट्रांसफॉर्म किया, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट ने 1 बनाया है, बाकी सब जगह 0 बनाया है, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगे होंगे। जो मैट्रिक्स के अभी 3 लिखवाए थे वो बहुत सारे, वो इधर लगे होंगे तो इधर भी लगे होंगे। जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगे होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल बदल दी होगी उन्होंने, वो आइडेंटिटी नहीं रही होगी, वो शक्ल मान लो कोई बी मैट्रिक्स आई है,
ए पहले से लिखी थी, ये बी बन गया, ए बी का प्रोडक्ट आई के बराबर आ गया, तो ये जो ए के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा होता है ये क्या बन जाता है आपका, ए इनवर्स बन जाता है, ए इनवर्स बन जाता है। ठीक है, आप क्या करो, एक तरफ की मैट्रिक्स को क्या बना दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, दूसरी तरफ क्या बन जाएगी आपकी, ए बी इज इक्वल टू आई में जो बी निकल कर आएगा आपका वो ए का इनवर्स होगा, हेयर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। आराम से समझ लो कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ये तो आइडेंटिटी नहीं थी, ट्रांसफॉर्मेशन कर करके 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, लेंदी है क्वेश्चन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। जब इधर किया तो इधर भी करते हैं, इनमें से किसी एक में करते हैं, हम आइडेंटिटी वाले में करते हैं, ये तो पता ही है क्या है ये आइडियल है। वो कन्वर्ट हो जाता है, वो आइडेंटिटी की शक्ल नहीं रहती, बदल के क्या बन जाती है, कोई और मैट्रिक्स को बी नाम दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। इतनी बातें मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नोट डाल के पहला पॉइंट, इफ ए इज मैट्रिक्स, अगर इन्वर्टिबल है तभी, देन क्या करते हैं, हम बंदी हो गया ये, अच्छा मैं स्टेप लिखवाना चाह रहा हूं। देन फॉर फाइंडिंग इनवर्स, we apply रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो या फिर कॉलम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉलम, ऑन LHS। LHS कौन सा वाला, किस में, ये A इज इक्वल टू AI में, ठीक है, या IA में, एंड ऑन प्री पोस्ट मल्टीप्लायर इन RHS, इन RHS। ठीक है, क्या बात हुई है कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये रो में लगा रहे हो ना, RI को RJ से रिप्लेस कर दिया, 3 ट्रांसफॉर्मेशन रो वाले थे, सेम कॉलम वाले भी होते हैं। अगर आप रो में लगा रहे हो तो प्री मल्टीप्लायर पे लगाओगे RHS में, अगर आप कॉलम पे लगा रहे हो तो पोस्ट मल्टीप्लायर पे लगाओगे, तो रो के साथ ब्रैकेट में पोस्ट लिखा है, अगर कॉलम पे लगा रहे हो तो किस पे लगाओगे, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर पे लगता है रो में, और पोस्ट मल्टीप्लायर पे लगता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो किस पे लगेगा, प्री मल्टीप्लायर पे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो किस पे लगेगा, पोस्ट मल्टीप्लायर पे। ठीक है, दूसरा फिर क्या होता है, कन्वर्ट A ऑन LHS इनटू आई में कन्वर्ट। पहला स्टेप क्या है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाना शुरू किया, ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऑन LHS, एंड क्या होगा आपके पास, साइमल्टेनियसली आई ऑन RHS into B, this B is inverse of A, ये A का इनवर्स होगा, ठीक है, B। तो आपने क्या, मैंने क्या बताया आपको कि A जो LHS पे जो A लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, AI लेंगे या IA लेंगे जो भी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला A को I में कन्वर्ट कर देना है, जो राइट हैंड साइड पे A लिखा है उसको छेड़ना भी नहीं, उसे A ही लिखा रहने देना, मैट्रिक्स भी नहीं बनानी। जो राइट हैंड साइड पे आई लिखा है उसको कन्वर्ट होकर किसमें बन जाएगा, बी पर, और ये बी क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, आ जाऊं क्या, ठीक है। एक और तीसरा नोट, इफ ऑन अप्लाइंग रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो आप, ठीक है। इफ वन और मोर रोज या फिर कॉलम्स बिकम जीरो, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि डिटर्मिनेंट तो निकाल नहीं रही, कैसे पता चलेगा सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है? आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते आ रहे हो, आपके रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी लगा रहे हो, या तो आपकी पूरी रो जीरो हो गई कोई एक, या पूरा कॉलम जीरो हो गया। जैसे ऐसा होगा आप क्या बोल दोगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, किधर वाला जीरो हो जाएगा? इधर वाले को तो आइडेंटिटी बना रहे भैया, उधर वाला जीरो हो जाएगा, उधर वाले में एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप हुआ आपका। क्वेश्चन दिखाऊं छोटा? मेहनत देखना कितनी होगी अभी, कितनी ज्यादा मेहनत होगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 2 -1। ठीक है, तो हम इनवर्स निकालने को तो आपको पता है सर, उन दोनों को पलट दो, -1 में इन दोनों माइनस साइन लगा दो, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। नहीं करना है, ये एडजॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स से निकालना है। मैट्रिक्स में मेहनत देखना, तो 2x2 की लिए अभी 3x3 में मेहनत देखना। आपने लगाया रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हो, मैं रो से भी करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को और कॉलम से भी। दो या तीन क्वेश्चन करेंगे मुश्किल से, आप दूसरे में दम तोड़ दोगे। देखना कि सर ऐसे हाथ यहां होते सामने हाथ पकड़, हाथ जोड़ देते कि सर तीसरा रहने दो, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगता है आपका? प्री मल्टीप्लायर पे, प्री मल्टीप्लायर पे लगता है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू, मैं आई ए लिखूंगा, इस प्री मल्टीप्लायर पे लगना है ना, आरएचएस की प्री मल्टीप्लायर पे। आरएचएस का प्री मल्टीप्लायर ये है। आपको सर ए आई लिख देते तो ए पे लगा देते क्या? अरे ए पे लगाना ही नहीं है आपको, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करना है कि ये चेंज होके बी बन जाए, तो बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। तो इस ए का क्या करना है? इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है आपका। ये ए लिखा हुआ है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू ये 1 0 0 1 और ये ए प्री मल्टीप्लायर पे लगना। अब तरीका क्या है? व्हेन अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने इसके आगे पीछे कुछ किया, आप इतना गंदा अटकोगे इस क्वेश्चन में, कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। और आप चाहो और आपको लगे स्टेप आपका आंसर ठीक नहीं आया और आप स्टेप चेक करने चले गए, तो मौत है। इसलिए एक ही बार में ठीक करना है। व्हेन अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, पहले पहला कॉलम चेंज करो, मेक इट 1 0 0 एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड। कि जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो कॉलम वाइज चेंज करो, कॉलम वाइज चेंज करो कि पहले पहला कॉलम करेंगे, फिर दूसरा कॉलम करेंगे, फिर तीसरा कॉलम। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के पहला कॉलम क्या करना है? इसको बनाना है ना आइडेंटिटी, वो अपने आप बन जाएगा। इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये 1 ठीक है, यहां 0 बनाना है। यहां पे -1 नहीं, यहां 1 होना चाहिए, और यहां पर क्या आना चाहिए आपके पास? यहां 0 आ जाना चाहिए। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम ऐसे लेके चलना है आपको। आओ दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए। देखना भाई, मैंने क्या किया, मैंने रो 2 को लिखा रो 2 -2 रो 1। यहां तो 1 था, यहां तो कोई अगर यहां 3 होता तो क्या करते? पहले 3 से डिवाइड करते, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करते पहले रो को। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं, यहां 1 लिखा, यहां 0 बनाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज चलेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं अगर तो रो वाइज चलते हैं। तो R2 को R2 -2 R1 लिख दिया, दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तो R1 को चेंज किया नहीं है, 1 2, ये R2 -2 R1 लिखोगे तो ये 0 बन जाएगा। इसमें से इसका ट्वाइस घटा दिया, -1 -4 -5 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके अंदर ही वही काम करना है, पहली रो चेंज और दूसरी रो में R2 -2 R1 -2 आ जाएगा यहां पर, और यहां 1 आ जाएगा, और ये वो चेंज हो गया। देखो आइडेंटिटी नहीं रही। ये अपने आप पता है क्या कहलाती है? कहलाती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब कैसे?
ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है, ये कहलाएगी E21। आपको इसका कुछ काम नहीं है इसके नाम का, ना ही आपको किताब में मिलेगा। E21 का मतलब यह है कि 2 1 पोजीशन चेंज हुई है। एक एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक ही पोजीशन चेंज करता है, उसने एक पोजीशन चेंज कर दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, दूसरी चेंज नहीं हुई, एक चेंज हुई। तो कौन सी चेंज हुई है? 2 1 वाली, तो ये E21 कहलाती है, लेकिन हमें उसका काम नहीं है। फिर इसको इसको क्या बनाना है? उसको जीरो बनाना है। अच्छा, इसको जीरो बनाना है, जीरो बन जाएगा ये रो ट्रांसफॉर्मेशन में। 2 बाहर निकाल लूं, अरे बहुत मेहनत करवाएगा ये तो भी जीरो बनाने के लिए। कैसे बनेगा इसमें जीरो? क्या माइनस कर दूं? 5। ओ भाई देखो, ये करा जाएगा कि 5 से बनाना है उसको, इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए अगर मैं 2/5 लूं, इसमें मल्टीप्लाई करूं 2/5 और वहां ऐड कर दूंगा। रो 1 को लिखा आपने, रो 1 प्लस 2/5 रो 2। इसके अंदर रो 1 के अंदर, इसके अंदर आप कहोगे सर रो 1 में ऐड कर रहे हो, अगर रो 1 को लिख रहे हो रो 1 प्लस 2/5 R2, तो इसके अंदर अगर मैं ये वाला टर्म ऐड कर रहा हूं तो 0 से 2/5 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 1 0 ठीक बने हुए हैं। ये देखो, ये इसके अंदर मैंने 2/5 R2, इसका 2/5 कितना आएगा? -2 आएगा, वो ऐड कर दूंगा, 0 बन जाएगा। तो ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये तो 0 था ही, और ये -5 है अपनी जगह पर, इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया आपके पास? यहां पर रो 1 को लिखना है 2/5, तो 1 - 4/5, 1/5 -2/5। अच्छा, -2 और 1, और ये ए लगा हुआ है, इसमें भी तो लगाएंगे, दोनों तरफ लगना होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये बनने करीब, अब आपको क्या करना है? -5 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि R2 को आपको लिखना है -1/5 R2। ठीक है, तो ये बन गया 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा रो 2 को लिखना है ना, 1/5 -2/5। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 2/5, और ये बन जाएगा -1/5, ये आ जाएगा ए। अब इधर बैठी हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता चल गया ये लिखा है आई, ये कोई मैट्रिक्स बी है, और ये बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आया। देखो ए इनवर्स की वैल्यू आई है, ए इनवर्स की वैल्यू आपको लग रहा है ये इनवर्स की वैल्यू यहां पे दिखाओ, ये था ना सर, ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं किया था। इन दोनों को पलटूंगा, -1 1 आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के साइन चेंज, -2 और 2 आएगा, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट आएगा -5, -5 से डिवाइड कर दिया, हर जगह 5 5 5 लगा हुआ है, एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट होता है ना। तो कैसे सोचा कि आप क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। कैसे बनाओगे? कॉलम वाइज टर्म करोगे। 1 लिखा है, 0 आ गया, यहां 0 और यहां 1। ठीक है, यहां 0 बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, और इसी का यूज देख रहा था मैं कि अच्छा क्या इतना मुश्किल सा टर्म होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो और मुश्किल मुश्किल टर्म आएंगे। इसी को मेथड 2 आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देख लो भाई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया? अच्छा, कॉलम तो अभी अभी सर ने बताया कि पोस्ट मल्टीप्लायर पे लगता है, पोस्ट मल्टीप्लायर पे इधर ए लिखा हुआ है, इधर मैं ए आई लिखूंगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको ए पे नहीं लगाना होता है, में आई पे लगाना होता है, और अगर पोस्ट मल्टीप्लायर पे लिखना है तो आई बाद में लिखोगे, लगना है अगर पोस्ट मल्टीप्लायर पे। तो ए कितना था हमारे पास? 1 2 2 -1, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू, ये ए लिखा हुआ और यहां 1 0 0 1। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है कि रो को ठीक करते चलते हैं। पहली रो को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 है, ये 0 आना चाहिए, ये 0 कैसा आएगा? कॉलम 2 को आपने लिखा कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करके इधर इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपको पता है 0 हो जाएगा उधर। तो कॉलम 1 तो चेंज हुआ नहीं, ये 1 और 2, ये बन गया 0। अच्छा 2 टाइम्स कॉलम 1, ये 4 बना, इसमें नहीं -5 बनकर आया, इज इक्वल टू ये ए, ये 1 0 अपनी जगह ठीक है, कॉलम 2 में से घटाया तो ये -2 बनकर आया, ये 1 ही रहा। ठीक है, अगला ट्रांसफॉर्मेशन, अब रो में ये वाला टर्म, इसको भी 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जाएगा भाई? 1/5,
2/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। कॉलम 1 को आपने लिखा कॉलम 1 प्लस में 2/5 कॉलम 2। इसमें 2/5 का कॉलम 2 में अगर 2/5 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां 2/5 मल्टीप्लाई होगा, करते रहो कॉलम 1 में ऐड, वो तो 0 ही आना था जो ऐड होके 1 बनाएगा इधर। यहां लेकिन 2/5 का मल्टीप्लाई होगा जब कॉलम 2 में, ये कॉलम 2 है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, और इसे यहां ऐड करूंगा तो यहां 0 बन जाएगा। तो देखो क्या निकल कर आया, ये 1 था और ये 0, ये 0 और ये -5 तो अपनी जगह लिखे ही है। इधर क्या बन गया आपका, ए लिखा था कॉलम 1 में 2/5, तो 1 माइनस 4/5 मतलब कि 1/5। ठीक है, अच्छा यहां पर आपका 2/5, यहां पर आपका -2 और यहां 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कॉलम 2 के अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, कॉलम ही लगता रहेगा, रो नहीं लगाएंगे। कॉलम 2 के अंदर -5 का डिवाइड लगा दो, तो कॉलम 2 को आपने लिखा -1/5 कॉलम 2। ठीक, कितना निकल कर आया, ये 1001 बन गया, इज इक्वल टू ए टाइम्स ये 1/5 तो था, ये 2/5 था, -1/5 2/5 निकल कर आएगा, और यहां पर माइनस का 1/5 निकल कर आएगा। देख लो ये आया था पहले, प्लस माइनस की गड़बड़ तो होती है इसमें हमेशा। एक -2 आ रहा है उधर, अच्छा हाँ हाँ, नहीं -2 था, -1/5 का डिवाइड लगाएंगे। अलग अलग क्यों आ रहे, 1/5 आया, 2/5 आया, 2/5 आया और -1/5 आया। पिछला वाला ठीक था हमारा। आंसर क्या है इसका, आंसर इसका में -1/5 सिर्फ एक जगह है, ये आंसर है, वो आंसर है इसका, ये गलत किया मतलब हमने पिछला वाला। क्या गड़बड़ करी है पिछले वाले में, -1/5 लगाएंगे अगर हम रो 2 में, तो 2/5 आएगा, -1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ -2/5 कैसा है, प्लस का 2/5 था यहाँ पर, प्लस का 2/5। ठीक है, ये आ गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ध्यान से समझना है, आप क्या कर रहे थे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चला रहे थे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चला रहे थे, रो ठीक करते चलोगे एक एक रो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगता है, पोस्ट मल्टीप्लायर पे, पोस्ट मल्टीप्लाई आई बाद में होना चाहिए, आई पे लगेगा, ए तो बाहर बैठा रहेगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या बात याद रखनी है, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज करते चलेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो रो वाइज करते चलेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं ए कितना है आपके पास, 0 1 और 2, ये कितना है 1 2 और 3, ये कितना है आपका 3 1 और 1। आपसे पूछा ए इनवर्स बता दो, मैं पहला मेथड रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगता है, प्री मल्टीप्लायर पे, तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, ए कितना लिखा हुआ है आपके पास 0 1 2 1 2 और 3, और यहाँ पर 3 1 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी लिखी है 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1 ए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटी बनाएंगे, वो भी ट्रांसफॉर्म होते होगे क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। सबसे पहली बात, यहां आपको 1 लाना था, अब यहां तो पहले से 0 पड़ा हुआ है, इसको क्या करूं, आपको सर इन दोनों को ऐड कर दो, अरे क्यों, आप रो इंटरचेंज करो ना, सीधे रो इंटरचेंज करो, 1 अपने आप पहुंच जाएगा ऊपर, 1 अपने आप पहुंच जाएगा, 1 पहुंचाना है ना ऊपर पहले, तो रो इंटरचेंज कर दो, तो पहला ऑपरेशन तो लगा ही है कि R1 को R2 से आपने इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। देखो क्या आया R1 को R2 से इंटरचेंज करके, ये आया 1 2 और 3, ये आया 0 1 और 2, ये आया 3 1 और 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर क्या आया आपके पास 0 1 और 0, यहां 1 0 0 और 0 0 1, ये। ठीक है, कॉलम ठीक करते चलने क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो 1 है, 0 बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहां पे 0 ही आना होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस 3 को हटाना है, इस 3 की जगह 0 बनाना है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, रो 3 को आपने लिखा रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। अच्छा, तो रो 3 को चेंज किया ना, 1 2 और 3 अपनी जगह ठीक है, 0 1 और 2, 3 टाइम्स रो 1, ये 0 बन गया,
6 घटा रहे हैं हम इसके अंदर से 1 में से, तो -5 बन गया। 1 में से आप 9 घटा रहे हो, -8 बन गया। ठीक है, इधर भी चेंज होगा। 0 1 0 अपनी जगह पर है, 1 0 0, इसमें 3 टाइम्स घटाना है 0, 3 टाइम घटा रहे हैं -3 या 1। देखो एक प्लेस बदली, पहले एक प्लेस बदली थी, सिर्फ क्या चीज बदली थी, आपका ये रो इंटरचेंज हुई थी। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, एक जगह बदली है बस ये, बाकी तो वैसा जैसा लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, एक जगह बदली है। एक एक जगह बदलते जाते हैं। -3 आ गया। अच्छा, 1 0 0 पहला कॉलम एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए तैयार है। अब इसकी बारी है, इसको 0 बनाना है। अच्छा, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूं, ये 2 बन जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बन जाएगा। आपने रो 1 को लिखा रो 1 -2 टाइम्स रो 2। ठीक है, ये 1 1 अपनी जगह ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। इसका ट्वाइस करूंगा 4, 3 में से 4 घटाऊंगा -1। ये ठीक है सब, ये 0 1 और 2, ये 0 -5 और -8 इज इक्वल टू, देखो रो 1 को लिखना रो 1 -2 टाइम्स रो 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा -2 आ जाएगा ऊपर। रो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, बस और तो कुछ है नहीं। 1 0 0 0 -3 और 1। आप देखो, मैंने बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, एक एक वैल्यू बदलेगी। अब एक वैल्यू और बदल गई, वो -3, बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ यहां 0 की जगह क्या बन गया, -2 बन गया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसमें बदल जा रहे हैं कई कई, कि इसके अंदर आपका ये 2 भी वाला ही बदल गया और 3 वाला ही बदल गया, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक एक ही बदलेगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत काम की चीज होती है हायर स्टडीज में, बहुत काम की चीज। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब ये लिखा था आपके पास, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको बना, ये 1 पहले से है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, इसको 0 बनाना है। अच्छा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इस रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं। आपने रो 3 को क्या लिखा, रो 3 को लिखा रो 3 + 5 टाइम्स रो 2। ठीक है, ये 1 0 -1 है, ये 0 1 और 2 है। रो 3 चेंज करिए ना, 5 टाइम्स रो 2, इसका 5 टाइम्स ऐड कर दूंगा, कोई फर्क नहीं है। इसका 5 टाइम्स 5 आएगा, ऐड करूंगा 0 बन जाएगा। इसका 5 टाइम्स 10 आएगा, ऐड करूंगा 2 बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या हुआ, रो 3 चेंज हुई ना, ये -2 1 और 0, ये 1 0 0, रो 3 में 5 टाइम्स रो 2, ये आ जाएगा 5, या ये -3 रहेगा और ये 1 ही रहेगा। और ये फिर आप देखो, ये पिछली वाली थी, ये वाली थी, एक वैल्यू चेंज हुई है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या करना है, 1 0 0 0 1 0, अब यहां बनाना है 0। अच्छा, यहां 0 कैसे बनेगा, कि ये जो नीचे वाली रो है, ये सबसे नीचे वाली जो रो है, उसका आधा करके ऐड कर दूं। सबसे नीचे वाली रो का आधा करके ऊपर ऐड कर रहा हूं, सबसे नीचे वाली का। इसका क्यों नहीं कर रहे सर, अरे अगर इसमें इसका कर दूंगा ना, कि इसका आधा करके ऊपर ऐड कर दिया मैंने, तो इसका हाफ ऊपर ऐड हो जाएगा, और इसका हाफ ऐड होगा तो फिर 1/2 चला जाएगा, फिर वो जगह बदल जाएगी, फिर उसे ठीक करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया इसका आधा करके ऐड कर दो। तो रो 1 को आपने लिखा रो 1 + 1/2 रो 3, कि इसका हाफ करूंगा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये दोनों ऐड होंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, एकदम ठीक रहेंगे। इसका हाफ क्या है, 1 बन जाएगा, ऐड होगा तो 0 बना देगा। तो 1 0 और 0, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, 0 1 और 2 और 0 0 और 2 इज इक्वल टू रो 1 को 1/2 रो 3, तो -2 + 5/2 1/2 आएगा। अच्छा, 1 और -3/2, माइनस का 1/2 आएगा, और यहां आएगा 1/2। ये 1 0 0 अपनी जगह पर, ये 5 -3 और 1 अपनी जगह पर, और ये। अब क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि भैया ये 1 0 0 0 ये 0, ये भी 0 बनना चाहिए। ये 0 बनना बहुत आसान है। रो 3 रो 2 को क्या लिखूंगा, रो 2 में से अगर मैं ये वैल्यू घटा दूं, इस 2 में से 2 घटा दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो रो 2 में से रो 3 घटा दो। आप रो 2 को क्या लिखने जा रहे हो, रो 2 - रो 3। ठीक है, ये अपनी जगह पर 1 0 0 है, रो 2 को रो 2 - रो 3, ये 0 आया, ये 1 आया, 0 आ गया, 0 0 और 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये 1/2, इस पर कोई असर नहीं, ये 1/2 है, ये 1/2 है। रो 2 - रो 3 क्या है, माइनस का 4 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये 5 - 3 और 1 लिखा हुआ है, और ये ए लिखा हुआ है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर इसमें यहां 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इस पूरी रो में 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रो 3 को आपने लिख दिया 1/2 रो 3।
तो ये आपका आया 1 0 0, ये आपका 0 1 0, ये 0 0 1 इज इक्वल टू, ये ठीक है, ये 1/2 आया, ये माइनस का 1/2 आया, 1/2 आया, ये -4 लिखा है, 3 लिखा है, ये -1 लिखा है, यहाँ पे आपका आ गया 5/2, यहाँ आ गया -3/2, यहाँ आ गया 1/2। ठीक है, अब ये कोई मैट्रिक्स बी बन चुकी है। ये बी मैट्रिक्स का ए के साथ प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, इसका मतलब ये ए का इनवर्स होगा, तो ए का इनवर्स ऐसा आएगा। देखो आंसर क्या आया इसका, 1/2 -1/2 -4 3 और -1 -3/2 -1 में, ठीक है, -1/2 आंसर। देख लेंगे वो होगा कुछ भी। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। आओ इसी क्वेश्चन को बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम क्वेश्चन को आपको तो प्रैक्टिस करनी है भाई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ आपका, पोस्ट मल्टीप्लायर में, पोस्ट मल्टीप्लायर में तो ए को आप क्या लिखोगे, ए आई लिखोगे। ए कितना था हमारे पास, ए कितना दिया हुआ है 0 1 और 2, ये कितना दिया हुआ आपको 1 2 और 3, 3 1 और 1 इज इक्वल टू ए अपनी जगह पर, आई आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ रो वाइज चलूंगा, अब तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ रो वाइज। अच्छा, अगर मैं रो वाइज चलने जा रहा हूँ तो आपको पता है यहाँ 1 बनाना है मुझे, चेंज कॉलम करने, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने इंटरचेंज कर दिया, ये 1 2 और 1 हो गया, ये 0 1 और 3 हो गया, ये 2 3 और 1 हो गया, इज इक्वल टू ए, यहां पर आपके पास 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया और 0 0 1 हो गया, कर दिया इंटरचेंज। अच्छा, ये 1 है 0, इसको आपको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने का तरीका है कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन के ये इस कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बन जाएगा और उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने क्या किया है, कॉलम 3 को हम लिखेंगे कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम लग रहा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले कॉलम पे तो कोई असर नहीं है, 1 2 1 है, दूसरा कॉलम आपका 0 1 और 3 है, और तीसरे कॉलम में से 2 टाइम्स वो घट गया, ये 0 हो गया, 4 घट गया -1 हो गया, 1 में से 2 घट गया -1 हो गया, इज इक्वल टू ये ए, कॉलम 1 पे कोई असर नहीं है, कॉलम 2 पे कोई असर नहीं है, कॉलम 3 जो लिखा गया है वो माइनस में 2 टाइम्स कॉलम 1 लिखा गया है, 0 ही आएगा, माइनस का 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 0 0 बन गया, इसको 0 बनाना है कॉलम से, अब रहा इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा देता हूं, 2 मल्टीप्लाई करके घटा देता हूं, तो कॉलम 1 को आपने लिखा कॉलम 1 -2 टाइम्स कॉलम 2, ठीक है, तो कॉलम 1 को लिखा है कॉलम 1 -2 टाइम्स, तो 1 ही आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये से 1 माइनस का 5 आ गया, यहाँ 0 0 लगा हुआ है, यहाँ 1 -1 लगा हुआ है, 3 -1 लगा हुआ है, इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉलम 1 को लिखा है -2 टाइम्स कॉलम 2, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर आपका 1 0 और 0, यहाँ पर 0 -2 और 1। ठीक है, उसके बाद रो वाइज कर रहे हैं, अब ये तो 1 ठीक है अपनी जगह, इसको 0 बनाना है आपको। अच्छा, इसको 0 बनाना है, इन दोनों को ऐड कर दूं, कॉलम 3 को आपने लिखा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, 1 0 -5 अपनी जगह ठीक है, 0 1 और 3 अपनी जगह ठीक है, इन दोनों का एडिशन लिख दोगे, 0 आएगा, 0 आएगा, एडिशन लिख दूंगा 2 आएगा, इज इक्वल टू ए टाइम्स ये -2 1 और 0 है, ये 1 0 और 0 है, एडिशन लिख दूंगा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 का 1 आएगा, -2 आएगा और 1 आएगा, लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है। 1 0 0 बन गया, 0 1 0 बन गया, यहां 0 बनना है। अच्छा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं नीचे, फाइव से मल्टीप्लाई करके, तो कॉल, अरे नीचे तो रो थोड़ी चल रही, कॉलम चल रहा है, कहां गया भाई, कॉलम से करना है। अच्छा, इसको बनाना है कॉलम से, थोड़ा तकलीफ दे साउंड करेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले मैं इसको ठीक कर ले रहा हूं। कैसे करेंगे सर इसको ठीक, इसको 1 बनाना चाह रहा हूं मैं, इसको कैसे 1 बनाया जाएगा, कॉलम 3 को 1/2 कॉलम 3 लिख दो, उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी, थोड़ी आसानी पड़ जाती है 1 बनने पे। अब लगा लो, पहले इसको बना लो,
ठीक है, अब तो बहुत आखिर तक आ चुके हैं, अब तो लग रहा है इसको बनाने से ज्यादा आसानी हो जाएगी, शुरुआत में नहीं करते ऐसा। ठीक है, अब तो और कोई कोई चीज चेंज नहीं होती करने से। ये 1/2 कॉलम 3 कर दिया अगर मैंने, अच्छा कॉलम 3 का हाफ कर दिया, ये 1/2 1/2 1/2 1 बन गया। तो यहाँ 1 0 और -5, यहाँ पर 0 1 और 3, यहाँ पर 0 0 और 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ पर -2 1 और 0, यहाँ 1 0 और 0, यहाँ 1/2, यहाँ -1 और यहाँ 1/2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसमें 5, कॉलम 3 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा, यहां ऐड कर दूंगा। तो कॉलम 1 को आपने लिखा कॉलम 1 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, ये 1 अपनी जगह आएगा, ये 0 आएगा, 5 टाइम्स करने पे ये 0 हो जाएगा। ये ठीक लिखा है 0 1 3, ये 0 0 1 इज इक्वल टू a कॉलम 1 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 3। इसके अंदर ऐड करना उसका 5 टाइम्स, 5/2 इसमें ऐड करूंगा 1/2 आएगा, उसका 5 टाइम्स कितना होगा -5, यहां ऐड करूंगा 1 में माइनस का 4 आएगा, इसका 5 टाइम्स 5/2 यहां ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा आपका 5/2 ही आएगा। अच्छा, और ये अपनी जगह ठीक है 1 0 0, और यहां पर आपका 1/2 -1 और 1/2। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अब इस 3 को आपको 0 बनाना है, बहुत बढ़िया तरीका, इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर घटा दो। कॉलम 2 को आपने लिखा कॉलम 2 माइनस में 3 टाइम्स कॉलम 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना हर तरीके से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है आपका, ये कॉलम 2 को चेंज किया ना, 1 0 0 अपनी जगह ठीक है, ये 0 अपनी जगह ठीक है, 1 अपनी जगह, ये 0 बन गया, 3 टाइम्स कॉलम 3 ठीक है, ये 0 0 1 इज इक्वल टू a इंटू ये 1/2 ठीक है, ये -4 ठीक है, ये 5/2 ठीक है। अच्छा, 3 टाइम्स कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 3 टाइम्स कॉलम 3 को, मतलब 3/2 को इसमें से घटा दो तो माइनस का 1/2 आएगा। अच्छा अच्छा, 3 टाइम्स -3 को घटाऊंगा तो 3 बन जाएगा ये तो। अच्छा, इधर 3/2 को 0 में से घटाऊंगा तो माइनस का 3/2 बन जाएगा, और ये अपनी जगह सेम 1/2 -1 और 1/2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। इधर बन गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर जो मैट्रिक्स बनकर आई है आपकी ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो ये जो बी मैट्रिक्स बनकर आई थी आपके पास, ये आज क्या है, ये ए इनवर्स है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ठीक है, मेहनत है, देखो लेंदी प्रोसेस होता है, दोनों कर करके दिखाई इसलिए कि आपको एक करना आना चाहिए, आपका बोर्ड में नंबर नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से, ये बेसिक बेसिक बात की वजह से। ठीक है ठीक है, आप लोगों को ना इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आज ही एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है पूरी पूरी इसकी, इसके क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत हो गई बहुत, ये बहुत मेहनत हो गई। अभी एक और क्वेश्चन अगर ऐसा करवा दिया आप तो वीडियो बंद कर दोगे इसमें। ठीक है, ये चल रही है, मेरे ख्याल से 20 मिनट चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा एक और क्वेश्चन तो अभी नहीं कर पाएंगे, अब इसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप पहले ना इसको एक आध क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना इसका। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा आपको कि जब 0 0 बन जाता है उधर, तब कैसे इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, वो एक जो केस होता है, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं उसको। तब तक आप लोग उसका एनसीईआरटी से क्वेश्चन करना है आपको इसका। ठीक है, शायद आपको असाइनमेंट में ना मिले, एनसीईआरटी से देखना। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं।